Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. In this video we're going to start alternating current for class 12 physics और आज से 5 दिन के अंदर अंदर that means before 30th of August आपका ये जो AC है वो जीरो डाउट, जीरो कंफ्यूजन, जीरो टॉलरेंस खत्म कर दिया जाएगा। आपको एक एक टॉपिक की पूरी खुशबू आएगी इंक्लूडिंग टुडेज वीडियो, पूरी खुशबू आएगी और पूरा मजा आएगा। तो बस टेंशन मत लेना, आराम से अगर इस वीडियो के अंदर आ गए हो तो पूरा समझ के जाओगे, यही मेरी गारंटी है, यही मेरा विश्वास है। आपको बस कमेंट करके बताना है कि आपको फील आया या नहीं आया, आपको खुशबू आई या नहीं आई, बस इतनी सी बात बता देना। तो इस मेहनत, ये आज की इस वीडियो की थोड़ी सी जो मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। बिकॉज अभी तक हम पढ़ते चले हैं डायरेक्ट करंट और अब से हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, तो जानना जरूरी हो जाता है कि डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है, वो कौन सी लाइन है इन दोनों के बीच में जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। अलग अलग एंगल के साथ देखेंगे, 10 हमारे पास फैक्टर हैं, 10 हमारे पास पॉइंट हैं, इन पर दोनों को परख के देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट करंट कौन सा करंट है तो क्या बोलोगे? डायरेक्ट करंट दैट मींस डीसी वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदलते। हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। कैसे पता? बोला एक बैटरी लगी हुई है, तो डायरेक्ट करंट अगर इसमें 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है तो इसका जो 10 एम्पियर है ना वो 9 नहीं होगा, वो 11 नहीं होगा, वो 10 एम्पियर ही फ्लो होता रहेगा। बिकॉज हम जानते हैं कि बैटरी कांस्टेंट रेट के साथ जो है करंट को फ्लो कराती है। और अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो करंट इसमें इसी डायरेक्शन से फ्लो होता रहेगा। तो पूछा जाए कि डीसी क्या, तो बोला डीसी वो करंट है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, जिसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती, जबकि एसी इसका ऑपोजिट है, एसी इसका उल्टा है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो जो है आपका इस तरह से फ्लो होता है कि भाई इसकी वैल्यू 0 से लेके 10 एम्पियर तक कंटिन्यूअसली चेंज होगी। 10 हमने एक एग्जांपल, रफ एग्जांपल के तौर पे ले लिया, तो हम क्या कहेंगे भाई कि इसमें जो करंट की वैल्यू किस तरह चेंज होती है कि भाई 0 से लेके 10 तक करंट पहुंचा, फिर 10 से लेके 0 तक, फिर जो है 0 से लेके 10 तक ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर 10 से लेके 0 तक, इस तरह से। तो मतलब 0 से 10 से 0, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 और फिर 10से 0। दैट मींस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली बदल रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली बदल रही है। डायरेक्शन ये गया, यहां पर आया, फिर जो है यहां पे गया, फिर यहां पर आया, तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी बदल रही है लेकिन पीरियोडिकली, एक सर्टेन पीरियड के बाद डायरेक्शन बदलती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं डायरेक्शन पीरियोडिकली बदल रही है। तो डीसी और एसी में ये एक छोटा सा डिफरेंस हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, एसी का मैग्नीट्यूड है, ये क्यों बदलता है, आखिर इसमें वैल्यू कांस्टेंट क्यों नहीं रहती? तो इसका रीजन है मोशन ऑफ चार्ज। इसमें रीजन है मोशन ऑफ चार्ज कि भाई डायरेक्ट करंट, जब एक बैटरी से जो एनर्जी हमें मिलती है वो कांस्टेंट रेट के साथ मिलती है। याद रखना कि इसमें जो चार्जेस हैं वो एक्चुअल में फ्लो होते हैं, जहां से सर्कुलेट होते हुए वापस यहां तक आ जाएंगे और सर्कुलेशन इसमें होता रहेगा। जबकि हमने आपको एसी में बता दिया तो ये क्या कांस्टेंट रेट के साथ चलता है, सब कुछ इसमें कांस्टेंट रेट के साथ चलता है, तो इसमें क्या भी एक्चुअल फ्लो है। जबकि दैट मींस अगर डीसी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस यहां आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जबकि एसी में क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो अपने ही जगह पे ऑसिलेट होते हैं। दैट मींस यहां से यहां, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन। अब सोचो ना कि अगर ऑसिलेशन हो रहा है दैट मींस इसका मतलब यह है कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बदल रहा है, दैट मींस इसकी जो वैल्यू है वो बदल रही है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि चार्जेस जो है अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करते हैं अपनी जगह पर, ऐसे रैंडम मोशन अपनी जगह पर ऐसे करते हैं ना। अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो सोर्स एसी बना रहा है उसकी जो कॉइल है वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम जाती है। तो याद रखना कि भाई एसी को हमने बता दिया कि एसी जो है एसी जनरेटर से बनाया जाता है, जबकि जो है डीसी बैटरी से बनाया जाता है। अब बैटरी के अंदर कोई कॉइल नहीं होती जिसको घुमाया जाता है, तो बैटरी की जो फ्रीक्वेंसी है दैट मींस जो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज का मतलब है 0 साइकिल पर सेकंड, जबकि एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। बिकॉज जो एसी जनरेटर होते हैं उसकी कॉइल को 1 सेकंड में 50 बार घुमा दिया जाता है इंडिया के अंदर, 1 सेकंड में 50 बार घुमा दिया जाता है इंडिया के अंदर। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ
कि भाई इसकी जो है 50 साइकिल पूरी करती है, 50 साइकिल पर सेकेंड। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई वो कितनी हुई भाई 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज, क्योंकि इसमें घुमाने के लिए कोई भी कॉइल नहीं है। दूसरी जरूरी बात, हम जानते हैं कि भाई एक साइकिल में 2 बार करंट की डायरेक्शन बदलती है। एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन 2 बार बदलती है, तो 1 सेकंड में 50 साइकिल होते हैं, तो करंट की डायरेक्शन जो है 100 बार बदल दी जाती है। 100 टाइम्स एसी में करंट की डायरेक्शन बदलती है 1 सेकंड में। तो याद रखना कि अगर हमारे पास एक बल्ब है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, तो याद रखना कि इसमें करंट की डायरेक्शन 100 बार बदलती है। 50 बार करंट ऐसे, 50 बार करंट ऐसे, 50 बार ऐसे, 50 बार ऐसे 1 सेकंड के अंदर। तो बल्ब 50 बार बंद होता है, 50 बार चालू होता है, 50 बार बंद होता है, 50 बार चालू होता है, लेकिन हमारी आंखों की विजन परसिस्टेंस के कारण से हम इसको फील नहीं कर पाते। बात समझ में आती है? तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हुई। अब इसके बाद बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट दोनों में से कौन क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना सबसे पहले कि चाहे डीसी हो या फिर एसी हो, दोनों एक चीज तो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है हीटिंग। क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ना, तो कोलिजन जरूर होगी, चाहे डीसी हो या फिर एसी हो। कोलिजन होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगी तो हीट होगी, और हीट होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा। तो चाहे डीसी हो या फिर एसी हो, दोनों हीटिंग इफेक्ट जो है शो करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट की जब बारी आती है, तो दोनों में से एक शो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक शो नहीं करता। देखिए याद रखना कि अभी तक हम जब डायरेक्ट करंट पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हमने पढ़ी बैटरी। तो याद रखना ये जो बैटरी है वो केमिकल इफेक्ट के कारण है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण है, ठीक है ना। जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। नाउ अब ध्यान दो, जबकि एसी में क्या होता है, याद रखना एक बात कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 1 सेकंड में 100 बार बदलती है। 100 बार बदलती है। 50 बार यहां, 50 बार यहां, 50 बार यहां, 50 बार यहां। तो इतनी बार 1 सेकंड में डायरेक्शन बदल जाती है। तो कोई भी डिवाइस इतना सेंसिटिव नहीं होता कि अपनी डायरेक्शन को ऐसे 1 सेकंड में 100 बार कर दे। तो याद रखना कि एसी मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। जबकि डीसी में करंट की डायरेक्शन बदलती नहीं है, तो कंटिन्यूस हमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता रहता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात हो गई कि भाई एसी मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है केमिकल इफेक्ट भी शो नहीं करता। बिकॉज मान लो कि हमारे पास एक बैटरी है जिसमें केमिकल्स हैं, आयंस हैं, तो अगर हम इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, तो वो एसी चार्ज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसमें मोशन होगा ऐसे, तो चार्जेस जो है हमारे मेन स्विच से अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। तो बैटरी को जो चार्जर होता है, उसमें पहले जो है कन्वर्ट किया जाता है एसी को डीसी में, और तब जाकर के हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। तो याद रखना ये दोनों केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या, बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है, दैट मींस डीसी जो है केमिकल इफेक्ट शो करता है। मेजरिंग डिवाइस की बात की जाए तो भाई जो है डीसी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट, डीसी को मेजर करने वाले जो डिवाइस होते हैं जैसे गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। सभी नहीं, लेकिन जो है इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। जबकि यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। एसी में तो एक ही इफेक्ट है क्योंकि हीटिंग है, तो जो सारे के सारे जो है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर होते हैं। कैसे? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि डीसी का वोल्टेज बदला जा सकता है या नहीं। तो याद रखना, डायरेक्ट करंट का वोल्टेज बदला नहीं जा सकता, तो कांट बी डन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया सकता इसमें। जबकि एसी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इस कम ज्यादा करने को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नीचे करने को, कम करने को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फैसिलिटी है इसकी, अच्छी बात है भाई। सोर्स की बात करें तो डीसी को बैटरी प्रोड्यूस करती है, जबकि एसी जनरेटर के द्वारा होगा। डेंजरस की बात करें, कौन कितना खतरनाक है, तो याद रखना सेम वैल्यू वाले के लिए, सेम वैल्यू के लिए जो है एसी ज्यादा पावरफुल है, एसी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि किसी मशीन पर अगर लिखा हुआ है 220 वोल्ट एसी और किसी मशीन पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट डीसी, तो याद रखना कि 220 वोल्ट जो एसी लिखा हुआ है ना,
ये आरएमएस वैल्यू लिखी होती है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी अगले लेक्चर में, लेकिन आपको बता दें कि ये जो है 220 वोल्ट इसकी आरएमएस वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात करें इसी की पीक वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होती है आपकी 311 वोल्ट। तो याद रखना कि 311 वोल्ट तक ये वोल्टेज वेरी करता है ना। एसी में वोल्टेज वेरी करता है, लेकिन हम एक फिक्स वैल्यू आरएमएस वैल्यू ले लेते हैं। तो 220 वोल्ट अगर लिखा है तो उसमें √2 का इंटू करोगे तो उसमें मैक्सिमम वोल्ट की वैल्यू मिल जाएगी, जबकि 220 वोल्ट इसमें डीसी में सेम रहता है। तो याद रखना आपको। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो इसके ऊपर हम जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें लिख देना व्हाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, आपको समझ में आ जाएगा। अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना, ठीक है ना। तो याद रखना डीसी कम खतरनाक है और एसी ज्यादा खतरनाक है दोनों की कंपेरिजन में। ग्राफ की बात करें तो याद रखो भाई टाइम के साथ साथ जो डायरेक्ट करंट है वो बदलता नहीं है उसका मैग्नीट्यूड, तो जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा। जबकि इसका मैग्नीट्यूड बदलता है तो ग्राफ ऐसे कैसे जाएगा भाई, देखो जीरो से मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम से मिनिमम, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा और फिर ये मिनिमम हो जाएगा। ये टाइम के साथ साथ, ठीक है। और ये आपका करंट है, समझ में आ गई। तो ये जो है एसी और डीसी में कुछ मेन डिफरेंस हैं। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं जनरेशन ऑफ एसी पर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एसी जनरेटर की, दैट एसी जनरेटर किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है? तो याद रखना एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हम एक कॉइल को घुमाने में ताकत लगाते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, फिर जो जनरेटर है वो हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना करके देता है। तो AC generator is a device that is used to convert mechanical energy into electrical energy। AC generator किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो AC generator बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है भाई कि जब जब किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, जब जब किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब उस कॉइल में जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। क्या बोला कि अगर हमारे पास ये कॉइल है और इस कॉइल के साथ लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहा जाए भाई प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का, तो बोलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू किसी कॉइल के साथ अगर लिंक होने वाली बदलेगी तो जो है उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा, उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे वैसे बोलें कि किसी भी कॉइल के साथ चेंज होने वाला फ्लक्स बदलेंगे तो करंट इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स बदलने के कितने तरीके हमारे पास हैं? तो याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। दैट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदलें तो फ्लक्स की वैल्यू बदल सकती है, एरिया ऑफ कॉइल को बदलें तो फ्लक्स की वैल्यू बदल सकती है। इसके अलावा जो सबसे आसान तरीका होता है एसी जनरेशन में, सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है एंगल को बदल देना। थीटा को कंटिन्यूअसली कॉइल को घुमा के बदला जा सकता है। कॉइल को घुमाते रहो थीटा बदलता रहेगा, कॉइल को घुमाते रहो थीटा बदलता रहेगा। तो जो हम मेथड यूज करते हैं वो करते हैं एंगल को चेंज करने वाला। आप देखते हो शादी में जनरेटर को घुमाया जाता है, बात समझ में आती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करना है, उससे जो है उससे EMF इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करने का सबसे आसान तरीका होता है थीटा को बदलना। दैट मींस एक कॉइल को घुमाओगे तो थीटा बदलेगा नाउ। तो इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट कराते हैं इस तरह से तो इस कॉइल में जो है करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, ये हम देखना चाहते हैं। और कैसे कैसे बनेगा, क्या इसकी डायरेक्शन बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो हम ये देखना चाहते हैं। उसको समझने के लिए हमें समझना होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझने के लिए आपको भगवान कसम है अपने हाथ पे लिख लेना, थंब पर लिखना मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब पर लिखना मोशन ऑफ कंडक्टर, कि जो कॉइल हमारी घूम रही है उसका मोशन कहां है, उसका मोशन कहां है ना। तो मोशन ऑफ कंडक्टर, ये जो 4 फिंगर है इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो भैया लिख लो, इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड और इस पे लिख लेना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये वाली जो फिंगर है वो देगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। नाउ ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक पूरी कॉइल, ध्यान से देखना, हम आपको बताने वाले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है। ध्यान से देखना कि ये हमारे पास एक कॉइल है।
इस कॉइल में जो है, मान लो कि इस कॉइल में ये पूरी कॉइल है, हमने ये जो कॉइल का एक साइड कंसीडर कर ली, लेट्स से ये वाली साइड कंसीडर कर ली, ठीक है। अब देखो, ये देखो, अभी ये वाली साइड क्या है, ये देखो, ये रेड है, ये व्हाइट है। अब इस व्हाइट साइड को आपको देखना है, बस ये रेड है, ये व्हाइट है। अब देखो ये व्हाइट साइड को देखो सिर्फ, और यहां पे लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये ऑब्वियस है कि ये घूमेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नाउ देखो, ये व्हाइट साइड को देखो, सबसे पहले हाफ साइकिल में अगर देखो, ये पूरी एक साइकिल हो जाएगी ऐसे, ये पूरी एक साइकिल। तो हम देखते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में ये व्हाइट वाला पोर्शन, मतलब साइड का एक एज कहां जाएगा, मतलब नीचे की साइड जाएगा। ये वाला पोर्शन कहां जा रहा है, देखो नीचे की साइड, 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 ये जा रहा है नीचे की साइड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम थंब को कहां रखेंगे, थंब को रखो नीचे की साइड। मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ, तो करंट कहां बनेगा, ये वाली फिंगर देखो, ये वाली बाहर की साइड करंट इंड्यूस। तो उसका मतलब कि जब ये कंडक्टर नीचे जाएगा, थंब नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट बनेगा बाहर की साइड। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में केवल इस वाले कंडक्टर को देखो, पूरी कॉइल को नहीं, केवल इसको देखो, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हुआ बाहर की साइड ऐसे, ठीक है। अब दूसरी हाफ साइकिल में देखो, पूरी साइकिल नहीं हुई, दूसरी हाफ साइकिल में ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये अब ऊपर की साइड उठेगा, और जब ऊपर की साइड उठेगा इसका मतलब क्या हुआ कि थंब ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। और ये वाली जो फिंगर है ये कहां जा रही है, अंदर की साइड, दैट मींस करंट इंड्यूस अंदर की साइड। तो आपने देखा कि एक बार जब ये नीचे जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन बाहर की साइड ऐसे, और जब ये ऊपर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड। तो हमने देखा कि एक साइकिल में इस कॉइल में ये वाले पोर्शन पे बाहर करंट गया, अंदर करंट गया, बाहर करंट गया, अंदर करंट गया। तो एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन कितनी बार बदली, तो क्या बोलोगे कि एक साइकिल में करंट ने अपनी 2 बार डायरेक्शन बदली, 2 टाइम्स डायरेक्शन। तो इस तरह से हमें पता पड़ गया कि भाई यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमें एक साइकिल में, दैट मींस हाफ साइकिल में करंट बाहर फिर अंदर, 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 और ये बन गया अल्टरनेटिंग करंट। इसी को तो हम एसी कहते हैं, तो आपको ये समझ आ गया कि भाई एसी किस तरह से जनरेट होता है, अब इसको समझने के लिए, एसी की डायरेक्शन समझ गए, अब इसको समझने के लिए कि हम जो है क्या क्या करते हैं इसके अंदर, तो देखो एसी जनरेटर के अंदर कुछ नहीं होता। इस कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं, तो आराम से समझ लेना कि इस कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं, लिख लो। अब देखो ये हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल में अगर हम डायरेक्ट जो है वायर वगैरह कनेक्ट करेंगे तो जब ये कॉइल घूमेगी हमारे पूरे वायर भी साथ में घूम जाएंगे और अंटे लग जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं टर्न्स, जो एक के ऊपर एक लग जाएंगे। तो हमें जरूरी होता है कि इस कॉइल के साथ कनेक्शन कुछ इस तरह से किया जाए कि कॉइल घूमे और उसका जो करंट है वो ट्रांसफर हो, चार्जेस ट्रांसफर हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और ना घूमे। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं यहां पर स्लिप रिंग का, इसके लिए हम यूज करते हैं स्लिप रिंग नाउ। तो यहां पर हमने जो है लगा दो भाई, कुछ भी बल्ब लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, कुछ भी लगा दो। स्लिप रिंग में क्या होता है, स्लिप रिंग का मतलब है कि ये आपके ये स्लिपिंग कनेक्शन में होते हैं। एक रिंग से, मान लो कि ये वाला जो साइड देखो, ये वाली साइड से केवल एक ये कनेक्टेड है, केवल एक। अब ये देखो कॉइल घूमेगी तो ये वाला हिस्सा भी घूमेगा, कॉइल घूमेगी ये वाला हिस्सा भी घूमेगा, ये घूम रही है कॉइल, ये घूम रही है कॉइल, ये घूम रही है। अब इस कॉइल के एक एंड के साथ ये जो रिंग है, स्लिपिंग रिंग, ये जो स्लिप रिंग है, ये केवल स्लिपिंग कनेक्शन में, कैसे में, स्लिपिंग कनेक्शन में, तो केवल ये कांटेक्ट में है, टच में है, तो जो भी करंट आता है ये जो है यहां से जो है इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। जबकि देखो ये वाली जो लाइन है वो इससे कनेक्ट नहीं है, ये वाली लाइन ये दूसरी वाली रिंग से कनेक्ट है। तो एक जब ऐसे करंट आएगा तो जो इसके थ्रू चला जाएगा, जब ऐसे करंट आएगा तो इसके थ्रू चला जाएगा। बात समझ में आती है आपको? चलिए भाई ये ठीक है, इतनी सी कहानी नाउ। तो यहां से देखो इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश, ठीक है ना। और ये लगी स्प्रिंग जो इसको दबा के रखती है ताकि लूज कनेक्शन ना हो, और जो है ये स्लिप रिंग वगैरह ये सारी चीजें हो गई, और ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई। तो आपको ये सारी बातें समझ गए। स्लिप रिंग, ये क्या है, स्लिप रिंग, जो कि
ये कॉइल के स्लिपिंग कनेक्शन में है। नाउ चलिए भाई, ये कहानी हुई एसी जनरेटर की। अब इसमें जो है आपको एसी जनरेटर का ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है इसकी कैलकुलेशन और करनी है। तो भाई इसके लिए हमें बड़ी सिंपल सी कहानी है, हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा हुआ है भाई, E इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बी ओवर डी टी। दैट मीन जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होता है उतनी जल्दी ईएमएफ बनता है। जिस रेट के साथ फ्लक्स चेंज होगा उस रेट के साथ ईएमएफ बनेगा। नेगेटिव साइन बताता है कि कुदरत अलाउ नहीं करती फ्लक्स चेंज को, अपोज करती। दैट मींस ये नेगेटिव साइन है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा भाई, यदि एक कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप यहां पे लिख दें n। यदि एक कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहां पे लिख दें n। नाउ ध्यान से देखो, हम यहां पे क्या करेंगे भाई, माइनस n d फाई बी ओवर डी टी। इस फाई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। याद रखना, लेट्स से ये कॉइल अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है और टाइम लेती है t, तो याद रखना इस थीटा की जगह हम क्या पुट करते हैं, ओमेगा t। क्या पुट करते हैं, ओमेगा t। थीटा की जगह ओमेगा t। चलिए भाई, E इज इक्वल टू माइनस n। सारी चीजों को ये बाहर निकाल दो तो बी ए बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ओमेगा टी का। भाई कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी बात है। हमने कहा कि E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा ये आपका माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू ओमेगा, तो इंटू ओमेगा, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ई इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। बस भाई कुछ नहीं, खत्म हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट। क्या लिखते हैं इसको हम लिखते हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब है कि ये हो गया अपने पास ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट का मतलब है कि इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम, ये है आपका मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ई नॉट। नाउ ध्यान से देखो कि ये अगर आपका ई नॉट हो गया तो बस इसी तरह से अगर हमें निकालना है तो अगर आपको ये है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सोचो ना, अगर ये आपका मैक्सिमम, एरिया आपका चेंज नहीं होगा, बी आपका चेंज नहीं होगा, एन आपका मैक्सिमम, तो आपको जो ईएमएफ मिलेगा वो मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। तो इसी तरह से हम आई को भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखना कि I जो है, I है आपकी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस, और ये है आपकी पीक वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो भाई यही आपसे पूछा जाता है और यही आपने निकाल के दिखा दिया, सारा काम हो गया आपको, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये छोटी सी कहानी थी। इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस लेक्चर में आपको मजा आएगा, और इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी। अगर आप मेरी इस जर्नी में मेरी थोड़ी भी हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।